और बहुत से लूप होल्स की तरफ भी इशारा कर रही हैं। ये केस चौंका रहा है, बहुत से सवाल उठा रहा है। इस केस से जुड़े हुए चश्मदीद को पहले सुन लेते हैं। रात में आए हो 8 बजे, पहले लेबर कैंप ढूंढे, लेबर कैंप में मिला नहीं उनको, तो उनको टिप मिली कि इधर छुपा है। फिर इधर आके ढूंढने लगे, बार बार हम लोग को आके पूछ रहे किधर है, कौन है, मगर साहब हमको मालूम है। तो उनके पीछे मैं भी था। टोटल नहीं बोलूं 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले, इसके ऊपर मतलब भरने के ऊपर मिला। उसको पकड़ के फिर वो लेके। आपको मालूम था यहाँ पे कोई छुपा है कैसे? क्या बिल्कुल नहीं। और पुलिस वाले हम लोग को पूछ रहे तुम लोग को मालूम नहीं यहाँ पे कौन रहता है क्या? सब हमारे खेतीबाड़ी हम लोग ये संभालते, वो भी देखते गए। कितने बजे कुल यहाँ से उसको पकड़ा है? 3 बजे। 3 बजे रात के। 19 तारीख रात 3 बजे आरोपी को पकड़ा गया है। उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। जैसा अभी एल एन राव सर ने कहा कि उसके जब घर में जहां रह रहा था, जहां वो काम कर रहा था, वहां के सामान की तलाशी होगी तो जाहिर सी बात है कोई उसका आई कार्ड यहाँ का जरूर होगा, क्योंकि इस तरह से होता है जब जब अवैध तरीके से भारत में दाखिल होते हैं, पूरा नेक्सस ये काम करता है और सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट बन जाया करते हैं। रत्नाकर जी, जब पश्चिम बंगाल में और झारखंड में इस तरह की खबरें सामने आ रही थी ना, तो सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी कर रही थी। अब जब महाराष्ट्र का मामला है, मुंबई का मामला है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल रत्ना जी, देखिए सवाल बिल्कुल पूछिए और हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको तो कि 5-6 महीना पहले मुंबई में यह जो व्यक्ति आया था वो कितने दिन से भारत में है ये भी जानना सुनिश्चित करना हमारा काम है। क्योंकि अगर मैं आपको एक आंकड़े के द्वारा मैं सत्यापित करना चाहता हूं कि यह कोई 5-6 महीने या मोदी जी की सरकार में बांग्लादेशी जो है बहुतायात में आए हैं, ऐसा नहीं है। ये पिछली सरकारों में मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो ये पूछा कि मुंबई में कैसे आ गया। मैंने तो ये पूछा कि कैसे ठाणे में जॉब कर रहा था। मैंने तो ये बताया ही नहीं कि कब से है। तो कुछ मतलब नहीं है बोलने का। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था। बीच में आप प्रश्न करेंगी तो मैं पूरी बात नहीं करूंगा, तो उसका अर्थ क्या अनर्थ ही करेंगी आप। नहीं, आपने अपनी तरफ से बोल दिया कि मोदी सरकार में ऐसा हुआ। मैंने पूछा अगर ये घटना, मैं रत्नाकर जी से बात करेंगे। आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। भरत जी, संजय जी, एक सेकंड आप शांत हो जाइए। रत्नाकर जी से मैं सवाल कर रही हूँ। रत्नाकर जी, अगर ये सेम घटना पश्चिम बंगाल या झारखंड में होती तो हम सवाल कर रहे होते ना। अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में हुई है। बिल्कुल, आप करिए प्रश्न, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन अभी मैंने जवाब देना शुरू किया। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि 5-6 महीना पहले सरकार किसकी थी, उसी संदर्भ में मैं जोड़ करके और आगे अपनी बातों को पूरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपका प्रश्न दोबारा आ गया, मतलब बात पूरी नहीं कर पाई, अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, आप पूरी कर लीजिए। जी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से और एक आंकड़े के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरह से पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुतायत मात्रा में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में आने के लिए और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से आने के लिए इन्होंने सपोर्ट किया, लोगों का सपोर्ट किया और कोई पाबंदी नहीं लगाई। आसाम का आंकड़ा देता हूं, आजादी के बाद 1951 में आसाम में मुसलमानों की आबादी महज 14%। इनसे आगे पूछ लीजिए भाई, तो विदेश चले जाते हैं। 40%। इनसे आज पूछिए ना भाई, डिबेट आज कर रहे हैं। संजय जी भरत जी वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले आंकड़े बता दूं फिर मैं सवाल पर आऊंगा, इसलिए सुन लेते हैं। आंकड़े क्या बता देंगे भाई? आंकड़े बताने की क्या जरूरत है? सुन लेते हैं, कैसे आया भाई? सुन लेते हैं, पेशेंस रखिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। सुन लेते हैं। ये बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे, ऐसे लोगों के पास आंकड़े नहीं रहते, इसलिए बीच में डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। हाँ, मेरी पूरी बातें हो जाने दीजिए रचना जी। हाँ। देखिए, जब 14% से जब 40% जब आबादी बढ़ जाती है और सर्वविदित है कि झारखंड। अच्छा रत्नाकर जी, मैं 20 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। मुझे लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। आरोपी को कोर्ट में ले जाते हुए तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की टीम लेकर पहुंची है। इसे आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, यहां से रिमांड ली जाएगी और फिर इसे वो सख्ती से सभी सवाल होंगे जो अभी तक हमारे मन में हैं। अब थोड़ी देर बाद पेशी होगी, आरोपी को पेश किया जाएगा। कोर्ट में जो बयान दिए जाएंगे आरोपी के जरिए वो दर्ज होंगे और आरोपी के जरिए ये बताया जाएगा कि सैफ अली खान पर हमला क्यों, कैसे और कब किया, किस इरादे से किया। ये सभी बातें ऐसी रहेंगी जो अब दर्ज हो जाएंगी और आरोपी के जरिए, क्योंकि अभी तक की जानकारी ये है कि अपना गुनाह
कबूला गया है, ये बताया गया है कि हाँ उसी के जरिए ये हमला किया गया। रत्नाकर जी बात पूरी कर लें आप। मुझे 1 मिनट का बोलने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद भले आप ना दें, लेकिन मुझे अपनी बातों को रखने का पूरा बोलिए मौका ना, दीजिए। बोलिए, बीच में ये डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। हम्म। देखिए, जब 14% से आबादी 40% की हो जाती है, 1951 के बाद ये हुआ है। ये सारी प्रक्रिया एक दिन में और 10 साल में और 5 साल में नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती गई। और यह दर्शाता है, इतनी बड़ी आबादी बढ़ना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश में घुसते आ रहे थे, जिसपे कोई लगाने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। और हम वो काम कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से एसआईटी गठित करके, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, यहां से घुसपैठियों को पकड़ने का, गिरफ्तार करने का काम, उनको डिपोर्ट करने का काम, डिटेंशन सेंटर में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और 30 का आंकड़ा का हवाला भी देता हूं। 30 का आंकड़ा जो कहती है कि 1961 में, मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, 88% आबादी थी हिंदुओं की, और वो घट करके 66% हो गई है 2011 में। और वहीं पे मुसलमानों की आबादी 8% से बढ़ करके 21% हो गई। 61 के बाद 2011 की बात कर रहा हूं, इतनी संख्या बढ़ गई। और 30 एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 2051 में हिंदुओं की आबादी 54% तक मुंबई शहर में घट जाएगी। ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश में लाने का, उनको बसाने का, फर्जी वोटर आईडी बनवाने का और आधार कार्ड बनवाने का काम इन लोग की सरकारों में किया गया है। इसलिए यहाँ पे अंतिम बात मैं कहना अंतिम बात कहने का मौका दीजिए। रत्नाकर जी, आपने कहा था, रत्नाकर जी आपने कहा 1 मिनट का समय दीजिए, आंकड़े बता दूं, उसके बाद पॉइंट पर आऊंगा। मैं इंतजार ही करती रह गई कि आप पॉइंट पर आएंगे। आपने फला बाकी राज्यों का जिक्र कर दिया, आबादी के घटने बढ़ने का जिक्र कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र में, मुंबई में आकर ये अवैध तरीके से बसा हुआ बांग्लादेशी रह रहा था। अब जब सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो फिर क्यों नहीं ऐसे अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को ढूंढा जा रहा, या फिर ढूंढकर वापस भेजा जा रहा? हम क्या घटनाओं के होने का इंतजार करते हैं? क्योंकि एक घटना तो घट गई है भरत जी, क्योंकि बार बार घुमा फिराकर विरोधी पार्टियों तक पहुंच जाती है बीजेपी और कहती है ये सब कुछ विपक्ष का किया धरा है, जो आज इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा रचना जी, यहाँ वहां की बात मत कर, काफिला कैसे लूटा ये बता। ये मोदी जी से लगता है कुछ ज्यादा ही प्रेरित हो चुके हैं रत्नाकर जी। और मोदी जी जब आते हैं, मोदी जी जब कहीं आते हैं तो वो भरत जी इस पूरे मामले, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, लौटेंगे तो आप ही अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। सुन लेते हैं पहले। लेबर कैंप है, उसमें 80% से ज्यादा लेबर बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके बाद मैंने बातचीत की तो पता चला वो सब मालदा जिला बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है, नाम बांग्लादेशी है। और कुछ लोगों के पास आधार कार्ड है, वो नकली आधार कार्ड है, वो ध्यान में आ रहा है। और इसलिए मैंने थाने पुलिस स्टेशन में अभी पर्सनल विजिट करके शिकायत की है। थाने पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिया, दोनों से बात की है कि एक तो आज ही ये 2 लेबर कैंप है, कावेसर लेबर कैंप, जहां मोहम्मद शहजाद छुपा हुआ था, उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन आज ही पुलिस अभी शुरू कर रही है। और आने वाले दिनों में ये दोनों पुलिस कमिश्नर सभी कंस्ट्रक्शन साइट का इस प्रकार से इंस्पेक्शन करेंगे। अलग अलग रिएक्शंस हैं। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, मालदा जिले की हो रही है, और रह रहकर घूम फिराकर बातें फिर वहीं आ जाती हैं कि विपक्ष ने बढ़ावा दिया, इसीलिए आज डेमोग्राफिकल चेंजेस अलग अलग राज्यों में हैं। हमने देखा चुनावों के दौरान भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा गरमाया है, पश्चिम बंगाल और झारखंड को लेकर भी बात होती है। भरत जी देखिए, मैं कह रहा था कि रत्नाकर जी लगता है मोदी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। वो जब मोदी जी जब भी टीवी पे आते हैं, जब भी कहीं भाषण देते हैं तो 1000 साल पीछे चले जाते हैं, 500 साल पीछे चले जाते हैं। आपने जो सवाल किया था मैंने, या जो सवाल आपने पूछा इनसे, उसका एक भी उत्तर नहीं दिया। इन्होंने एंटलाटिया का नाम लिया, उसमें मैंने कहा कि प्रदीप शर्मा उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका था, जेल गए थे, जेल से आने के बाद आपके नेता बन गए, ये कैसे हो सकता है? आपका एक नेता जो है वो आप एनसीपी में, उसको गोली मारी जाती है और अभी तक उसका जितने भी 3 गवाह, वो 3 सबूत जो उसके अंदर शामिल हैं,
वो पकड़े नहीं गए हैं, फिर भी उसकी रिपोर्ट झूठी तैयार करके दे दिया जाता है। वो उनके लड़के विधायक जो थे जिशान सिद्दीकी, उन्होंने आरोप लगाया। तो ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि 2014 से जब से मोदी की सरकार आई है, गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल है। और बांग्लादेश में जब से वहां पे उत्पात मचा और जब से बांग्लादेश में हत्याओं का सिलसिला शुरू है, वहां पे सबसे ज्यादा घुसपैठ जब अब हुआ है। और वो घुसपैठ ये अपने आप को छुपाना चाहते हैं। पूरी तरह से गृह मंत्रालय फेल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से। महाराष्ट्र की सरकार हत्याओं को रोकने में, महिलाओं पे अत्याचार को रोकने के लिए फेल है। और फिर भी उसके बाद ये आंकड़े दे रहे हैं। ये कौन सा 1947 के पहले का सारे आंकड़े देते जा रहे हो आप भाई? आप ये बताओ कि सरकार आप चला रहे हो, सरकार चलाने के बाद 6 महीने के लिए वो आता है, 6 महीने बता रही है पुलिस, तो 6 महीने में वो आने के बाद उसका पेपर, उसके सारे सबूत कैसे बनते हैं? और वो कैसे हमारे देश में प्रवेश किया? 2014 के पहले प्रवेश किया था क्या ये? अगर 2014 के पहले किया था तो प्रूफ कहाँ है आपके पास? बिना सबूत के, बिना कुछ सबूत के आप जो है उजुल फुजुल की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। यही काम आप लोग जो है 2014 से लेके 2024 तक यही काम जो है रचना जी करते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे रचना जी, इनका हाथ, पैर, आंख, सर, सब कुछ इनका इसके अंदर है। ये पूरा का पूरा जितने भी रोहिंग्या है, चाहे वो बांग्लादेशी आए, वो बिना गृह मंत्रालय के आदेश के नहीं आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश के बाद ही ये सब कुछ होता है। अरे भरत जी, ऐसा तो कम से कम मत कहिए कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आता है। मतलब ये तो हास्यास्पद सा है ना। नहीं तो कैसे आ गया? अब मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ, अरे भरत जी, मैं ये कहूँ, मैं पूछता हूँ, मैं ये कहूँ अगर 10 साल से पहले का आंकड़ा निकालेंगे, वहां भी कुछ ऐसे आंकड़े मिल जाएंगे। बताएंगे कि अगर आप ये कह देंगे ना कि गृह मंत्रालय आदेश देता है, तो फिर सवालों में यूपीए की टाइम की सरकार भी आ जाएगी। इसीलिए ये मत कहिए, कोई भी गृह मंत्रालय ये आदेश नहीं देता कि अवैध तरीके से अलग अलग देशों से लोगों को यहाँ बुला लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। हाँ, अवैध तरीके से बसे हुए लोगों पर पॉलिटिक्स होती है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया जाता है, ये जरूर होता है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए रचना जी, ऐसा है कि 11 साल से केंद्र सरकार चल रही है। काफी जगह पे आपके मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर चल रहा, कोई मतलब नहीं है। कोई प्रधानमंत्री देखने गया, गृह मंत्री ने एक्शन लिया। मणिपुर चल रहा, सरकार आपकी है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह की चीजें हैं, आप हमेशा आरोप लगा देते हो साहब इंदिरा गांधी ने ऐसा काम किया। अरे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो काम करके गए वो तो आप पैर की धूल आप नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। आज महंगाई देखिए, 86 रुपए $1 काम हो गए। आज पेट्रोलियम पदार्थों का दाम देख लीजिए, अब महंगाई देख लीजिए कहाँ जा रही, बेरोजगारी कहाँ जा रही है। कल माइक को बताया लोगों ने कि साहब बेरोजगारी महिलाएं चर्चा करने लगी है, हर प्रदेश की महिलाएं चर्चा कर रही है। सब महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, हमारे लड़कियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। जीत हार अब अलग रख दीजिए, लेकिन जो देश में समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो कौन सुधारेगा? अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं 6 महीने से, बांग्लादेशी अगर वहां रह रहा था, उसने अगर इस तरह कार्रवाई की है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब विपक्ष की जिम्मेदारी है। इसे तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। या एनसीपी करे, तो ठाकरे करे, चंद्रबाबू करे, तो आप क्या के लिए बैठे हुए भाई? पब्लिक ने अगर आपको बैठाला है तो किसके लिए बैठाला? आपको बैठाला इसलिए कि उनकी सुरक्षा हो। बाबा सिद्दीकी हत्या से लेके सैफ अली खान तक आप देखिए आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, और आपका चैनल खुद बता रहा है सब महाराष्ट्र जनता डरी हुई है। तो ऐसे डरी हुई जनता को, और आम लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, वो जायज है, वो जायज है। वो कह रहे हैं कि अगर नेताओं की, अभिनेताओं की इस तरह से हमले की घटनाएं सामने आएंगी तो आम लोगों में डर होगा, और ये बड़े जायज से सवाल हैं। एल.एन. राव सर, अगर 11 साल के करीब अगर हम इस कार्यकाल को देखें तो फिर अब सवाल ये भी उठता है कि कैसे अवैध तरीके से बांग्लादेशी या बाकी देशों से लोग यहाँ आकर बस गए। इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो उन राज्यों का जिक्र कर देते हैं जहां गैर बीजेपी शासन है। पश्चिम बंगाल का जिक्र होता है, झारखंड का जिक्र होता है कि वहां की सरकारें बढ़ावा दे रही हैं और इसी तरीके से अवैध तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, बस रहे हैं। इसमें सच्चाई है क्या? देखिए रत्ना जी, इस बात में तो सच्चाई है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे इंडिया में आकर बस गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इसको राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, और राजनीतिक रंग इसलिए दिया जा रहा है कि ये कुछ एक पार्टी के लिए ये वोट बैंक का काम कर रहे हैं। यानी कि
उनको इस्तेमाल करके वोट बैंक बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि कौन आदमी ऐसा है जो कि इनके आधार कार्ड बनवाता है, वोटर कार्ड बनवाता है और उनको इंडियन बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को देखने के लिए अब दूसरा सवाल आपका ये कि कैसे आ जाते हैं, उसके बारे में मैं बड़ा क्लियर बता दूंगी। बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी है और उसके बाद वो लोग उन्हीं स्टेट्स के अंदर से घुसकर और वहां पर कोई न कोई ऐसा गैंग रैकेट है वो काम करता है जो कि इनके आधार कार्ड और ये जो आइडेंटिटी बनाने का काम करता है वो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और उसका वो काम है उन्हीं स्टेट के जो पुलिस है उनका और स्टेट की जो राज्य सरकार है उनका काम है। कौन आदमी ऐसा है जो बाहर से रोहिंग्या और मुसलमान आते हैं बांग्लादेश से और उनको अपना इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करते हैं, वो गिरोह कौन सा है? कई बार ऐसा गिरोह पकड़े गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं और पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी से ये आंकड़े सामने आए भी हैं। पूरा नेक्सस होता है कैसे सीमा पार करनी। हाँ, आप बोलिएगा, आप आगे बोलिएगा, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपका मैं लूंगी वक्तव्य। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है, इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। कह रहे कि हमने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है, उसका नाम मोहम्मद शहजाद बता रही है। पुलिस को यह भी शक है कि शायद ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये शायद बांग्लादेशी हो सकता है क्योंकि इसके पास कोई भारत के दस्तावेज नहीं। अब आप सोचिए कि 10-11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में करीब 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है और ये मुंबई में थाने में घूम रहा है, चोरियां कर रहा है, हमले कर रहा है, ये तो हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए ये पता चल गया। अगर किसी आम आदमी क्या हुआ होता तो पता भी नहीं चलता, इतनी फास्ट पुलिस ढूंढती भी नहीं। तो इसका मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे कितने बांग्लादेशी रह रहे होंगे, अपराध कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, यहीं रह रहे होंगे, लोगों में घुल मिल गए होंगे। ये सब जांच कौन करेगा? विपक्ष जांच करेगा कि सरकार में बैठे लोग जांच करेंगे? सरकार में बैठे खुफिया एजेंट। सवाल सरकार से विरोधी पार्टियां कर रही हैं। संजय जी जल्दी से अपना रिएक्शन दे दीजिए, क्या बोलना चाहते थे आप? देखिए रचना जी, 11 साल से केंद्र सरकार है, भारतीय एनडीए सरकार। हाँ। और बॉर्डर की सुरक्षा का जो काम होता है वो केंद्र सरकार का होता है। के बॉर्डर सुरक्षा के बाद ही आदमी जो है वहां से, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चीन का हो, कहीं का भी हो, जो सिक्योरिटी जो लगी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, वो केंद्र सरकार के अंदर में होता है। वहां से कैसे निकल के आ रहे हैं वो? और 11 साल में आप बांग्लादेशियों को एक बांग्लादेश ढूंढ नहीं पाए हैं, तो किसकी हार है ये? यही तो इसीलिए तो जब सरकार से पूछा जाता है, जब सरकार से पूछा जाता है संजय जी, इसीलिए तो पश्चिम बंगाल और झारखंड का जिक्र कर दिया जाता है। चुनावों के दौरान भी ये मामला बहुत उठा था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से मुंबई तक का पूरा रास्ता जो है वो 2300 किलोमीटर का आता है सामने। और ऐसे में सवाल भी, चूंकि अभी ग्राफिक्स भी हम दिखा रहे थे, 2300 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और इस सफर को कैसे इस आरोपी ने तय किया होगा, क्या पहले पश्चिम बंगाल पहुंचा होगा, फिर मुंबई आकर बस गया होगा, ये तमाम जानकारियां चूंकि अब कोर्ट में पेश होने वाला है, आगे मुंबई पुलिस एक एक सवाल का जवाब लेगी। जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रत्नाकर जी, भरत जी, संजय जी, एलन राव सर, आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ में इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सवाल बहुत से हैं। सैफ अली खान पर हमलावर जो है वो क्या वाकई बांग्लादेशी है? किस इरादे से सैफ अली खान के घर पर घुसा था? चोर था तो चोरी नहीं की, हमला करके क्यों भाग गया? एक एक जानकारी जो भी निकलकर सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन में पहुंचाएंगे।